नमस्कार, इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर। नमस्कार। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है वाटर ओशंस यानी जल महासागर। जी, और ये सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये हमारी पृथ्वी को समझने की एक चाबी है। बिल्कुल। सोचकर बताइए, जब हम अपनी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है? एक ब्लू प्लैनेट है ना, एक नीला ग्रह है। हाँ, एक नीला ग्रह। और ये जो नीला रंग है ये आता है महासागरों से, जो हमारी पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को ढके हुए हैं। 71% मतलब 3/4 हिस्से से भी ज्यादा। जी, और ये महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट यानी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये एक विशालकाय थर्मोस्टैट की तरह काम करते हैं। मतलब पृथ्वी को ना तो बहुत ज्यादा गर्म होने देते हैं और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा, एक संतुलन बनाए रखते हैं। हमारा पूरा वाटर साइकिल यानी जल चक्र इन्हीं महासागरों से शुरू होता है। जो बारिश होती है, जो नदियां बहती हैं, उन सब का स्रोत वो कहीं ना कहीं यही महासागर हैं। एकदम, मौसम का बनना, तापमान का नियंत्रण, सब कुछ महासागरों से ही जुड़ा है। और बोर्ड एग्जाम्स के नजरिए से भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कई सवाल पूछे जाते हैं। जी हैं, जैसे कि महासागरों का तापमान कैसे बदलता है, या फिर पानी में खारापन क्यों होता है, और ये जो समुद्री धाराएं हैं वो कैसे चलती हैं। ये सब बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं। आपने समुद्र में उठती लहरों, वेव्स, ज्वार भाटा, टाइड्स और जाहिर है विशाल समुद्री जीवन, मरीन लाइफ के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस अध्याय में हम इन सभी रहस्यों को एक एक करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो चलिए ध्यान से सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो हमारा पहला टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर यानी महासागरीय जल का तापमान। हम ये समझेंगे कि समुद्र का पानी कहीं गर्म और कहीं ठंडा क्यों होता है। जी, सबसे पहले इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सी वाटर। इसका सीधा सा मतलब है कि महासागर के पानी में कितनी गर्मी या ठंडक है, बस उसी के माप को हम टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर कहते हैं। हाँ, जैसे हम हवा का तापमान मापते हैं थर्मोमीटर से, वैसे ही पानी का भी। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और हाँ, ये 1 मार्क की डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि इस तापमान को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। हमारा अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। जी, तो इसमें कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांश। हाँ, आप वर्ल्ड मैप को देखिए। पृथ्वी के बीच में इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, और ऊपर नीचे पोल्स हैं यानी ध्रुव। ठीक है। अब इक्वेटर पर सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, तो जाहिर है वहां के समुद्री पानी को ज्यादा गर्मी मिलती है। अच्छा, सीधी किरणों का मतलब है कि कम जगह में ज्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है। एकदम सही। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन्स में ओशन वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, उत्तर या दक्षिण की ओर, तो सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं। और तिरछी होने की वजह से वो ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए तापमान कम होता जाता है। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है। दूसरा फैक्टर है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं। देखिए, इनको आप ऐसे समझिए कि ये समुद्र के अंदर बहने वाली विशाल नदियां हैं। पानी के अंदर नदियां। हाँ, पानी के अंदर ही पानी की नदियां। कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी। तो गर्म धाराएं क्या करती हैं, वो गर्म पानी को ठंडे इलाकों की तरफ ले जाती हैं। और ठंडी धाराएं? और ठंडी धाराएं, कोल्ड करंट्स, वो ठंडे पानी को गर्म इलाकों की तरफ लाती हैं। तो इससे क्या होता है, तापमान पर सीधा असर पड़ता है। वो एक जगह से गर्मी को दूसरी जगह पहुंचाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब तीसरा फैक्टर है विंड्स, हवाएं। हवाएं भी समुद्र के तापमान को प्रभावित करती हैं? मुझे लगा था वो सिर्फ लहरें बनाती हैं। नहीं, उनका तापमान पर भी गहरा असर होता है। जब हवाएं गर्म सतह के पानी को तट से दूर धकेलती हैं, तो नीचे से समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है? जी हाँ, इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। और जब नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो सतह का तापमान अपने आप गिर जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और चौथा फैक्टर है क्लाउड कवर। हाँ, बादल। देखिए, अगर आसमान में बादल हैं, तो सूरज की रोशनी सीधे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, जिससे दिन में पानी कम गर्म होता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और रात में इसका उल्टा होता है। रात में
बादल पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को एक कंबल की तरह रोक लेते हैं, जिससे पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। तो बादल एक तरह के इंसुलेटर का काम करते हैं। एकदम। अब हम तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण को समझेंगे। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब सतह पर, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। जी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसका मतलब है कि जब हम पृथ्वी की सतह पर हॉरिजॉन्टली यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो तापमान में कैसे बदलाव आता है। ये वही लैटिट्यूड वाला पॉइंट हो गया एक तरह से। हाँ, बिल्कुल वही है। इक्वेटर हॉट, पोल्स कोल्ड। इस डायग्राम में भी साफ दिख रहा है, इक्वेटर के पास का क्षेत्र हॉट दिखाया गया है और जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी पहले मॉडरेट और फिर कोल्ड हो जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहीं से हमारा एग्जाम पॉइंट आता है। जी, ओशन टेम्परेचर इज हाईएस्ट नियर द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महासागरों के तापमान का क्षैतिज वितरण मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन समझाइए। हाँ, और उसमें आपको ये इक्वेटर से पोल्स वाला कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है। पिछले सेक्शन में हमने सतह पर तापमान का वितरण देखा, अब हम समुद्र की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। हमारा अगला टॉपिक है वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन, यानी समुद्र में ऊपर से नीचे जाने पर तापमान कैसे बदलता है। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि समुद्र सतह पर जैसा है अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र के तापमान की संरचना को हम 3 परतों यानी 3 लेयर्स में बांटते हैं। 3 परतें कौन कौन सी? पहली परत है सरफेस लेयर, सबसे ऊपरी परत। इसके बारे में लिखा है वार्म वाटर और हीटेड बाय सन। इसका मतलब साफ है कि ये परत गर्म होती है क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे इसी पर पड़ती है और इसे गर्म करती है। ये कितनी गहरी होती होगी? ये लगभग 500 मीटर तक गहरी हो सकती है और हवाओं और लहरों के कारण इसका पानी मिक्स्ड रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। अब आती है दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण परत, थर्मोक्लाइन। जी, थर्मोक्लाइन। इसके बारे में लिखा है रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में तेजी से गिरावट। हाँ, देखिए, थर्मो का मतलब है तापमान और क्लाइन का मतलब है बदलाव। तो ये वो परत है जहां गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है। बहुत तेजी से मतलब अचानक से? बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में नीचे जा रहे हैं और अचानक आपको बहुत ठंडा पानी महसूस होने लगता है। बस वही थर्मोक्लाइन जोन है। ये सरफेस लेयर और डीप लेयर के बीच की एक बाउंड्री है, एक दीवार जैसी। और एग्जाम में थर्मोक्लाइन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना? हाँ, 2 नंबर का सवाल सीधा व्हाट इज थर्मोक्लाइन आ सकता है। ठीक है। और सबसे नीचे की तीसरी परत है 3 डीप कोल्ड लेयर। जी, इसके बारे में लिखा है वेरी कोल्ड वाटर और डीप डार्क ओशन। बहुत ठंडा पानी और गहरा अंधेरा समुद्र। ये समुद्र का सबसे विशाल हिस्सा है। लगभग 90% पानी इसी परत में है। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, इसलिए ये इलाका हमेशा अंधेरा और बहुत ठंडा होता है। यहाँ तापमान कितना होता होगा? यहाँ का तापमान लगभग फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है। 4 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, बस इतना। बाप रे। तो इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट क्या है? इसका एग्जाम पॉइंट है ओशन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद डेप्थ फॉर्मिंग 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। इसे याद रखिए, महासागर का तापमान गहराई के साथ घटता है, जिससे 3 अलग-अलग परतें बनती हैं। जी, और ये 5 मार्क्स का एक क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम बनाकर इन तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन करना होता है। इस डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम महासागरों के एक और बहुत ही रोचक गुण की बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सैलिनिटी मीनिंग एंड फैक्टर्स। सैलिनिटी का मतलब है खारापन। जी, खारापन। समुद्री पानी नमकीन क्यों होता है और कहीं कम तो कहीं ज्यादा नमकीन क्यों होता है, ये हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मीनिंग, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन ओशन वाटर। सरल भाषा में इसका मतलब है कि समुद्री पानी में कितना नमक घुला हुआ है। और जब हम नमक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कई तरह के मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब इस खारेपन को मापा कैसे जाता है? मेजरमेंट, मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000 PPT। सैलिनिटी को पार्ट्स पर 1000 में मापा जाता है। इसका सिंबल डैश है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि 1000 ग्राम यानी लगभग 1 लीटर समुद्री पानी में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है। अच्छा, 1000 में से कितने पार्ट्स नमक है? बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत जरूरी डेटा पॉइंट है, 35 पीपीटी एवरेज सैलिनिटी। तो पूरी दुनिया के महासागरों की औसत लवणता यानी एवरेज सैलिनिटी 35 पीपीटी है। जी, इसका मतलब है कि औसतन 1 लीटर समुद्री पानी में 35 ग्राम नमक होता है। ये डेटा 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है। जरूर। अब हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी। इसमें पहला फैक्टर है इवापोरेशन इंक्रीजेस। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। जब समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है तो नमक तो पीछे रह जाता है। सही बात है, नमक तो भाप नहीं बनता। तो इससे बचे हुए पानी में नमक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए गर्म और सूखी इलाकों में इवापोरेशन ज्यादा होता है और वहां सैलिनिटी भी ज्यादा होती है। और दूसरा फैक्टर इसका ठीक उल्टा है, रेनफॉल डिक्रीजेस। रेनफॉल यानी बारिश, बारिश का पानी तो ताजा होता है, फ्रेश वाटर। हाँ, उसमें नमक नहीं होता। तो जब ये ताजा पानी समुद्र में गिरता है तो ये समुद्री पानी को डाइल्यूट कर देता है, मतलब उसके खारेपन को कम कर देता है। इसलिए जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है वहां सैलिनिटी कम होती है। ठीक है। तीसरा, रिवर वाटर डिक्रीजेस। ये भी बारिश जैसा ही है। हाँ, नदियां भी अपने साथ ताज़ा पानी लाकर समुद्र में मिलाती हैं। इसलिए जहां बड़ी नदियां जैसे गंगा या अमेज़न समुद्र में मिलती हैं, उन इलाकों में सैलिनिटी कम हो जाती है। चौथा है आइस मेल्टिंग डिक्रीजेस। जी। पोलर रीजन्स में ध्रुवों पर जब बर्फ की चट्टानें मतलब ग्लेशियर्स पिघलती हैं तो उनसे भी तो ताजा पानी ही निकलता है। हाँ, क्योंकि बर्फ ताज़े पानी से ही बनती है। बिल्कुल, तो वो ताजा पानी भी समुद्र की सैलिनिटी को कम कर देता है। और पांचवा फैक्टर, ओशन करंट्स चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिर से आ गया। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समुद्री धाराएं ज्यादा सैलिनिटी वाले पानी को कम सैलिनिटी वाले इलाकों में ले जाते हैं और कम वाले को ज्यादा में। तो ये सैलिनिटी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं। तो इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट है एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इक्वल्स 35 पीपीटी। इस वैल्यू को हमेशा याद रखें, ये बहुत काम आएगी। ठीक है। अब जब हमने सैलिनिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये दुनिया भर में कैसे वितरित है। हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। जी, पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतह पर खारापन कैसे फैला है। मैप को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है हाई सैलिनिटी सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स 20 डिग्री 30 डिग्री N&S। हाँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। यहाँ बारिश कम और इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। ये वही हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं जिनकी बात हम पहले कर रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए इन रीजन्स में दुनिया की सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, इक्वेटर पर नहीं बल्कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में। ठीक है। फिर आता है मॉडरेट सैलिनिटी, इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट जोन्स। इक्वेटोरियल जोन में जैसा हमने कहा था, इवेपोरेशन तो ज्यादा है पर रोज भारी बारिश भी होती है जो सैलिनिटी को कम कर देती है। इसलिए यहाँ मॉडरेट सैलिनिटी मिलती है। और फिर है लो सैलिनिटी, पोलर रीजन्स एंड हैवी रेनफॉल जोन्स। पोलर रीजन्स में इवेपोरेशन कम होता है और बर्फ पिघलने से ताज़ा पानी मिलता है, इसलिए यहाँ सैलिनिटी बहुत कम होती है। अब कुछ खास रीजन्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट हाई एंड लो सैलिनिटी रीजन्स। हाई सैलिनिटी रीजन्स, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ। ये ऐसे समुद्र हैं जो लगभग जमीन से घिरे हैं और गर्म इलाकों में हैं। बिल्कुल, यहाँ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है और ताज़ा पानी कम आता है, इसलिए इनकी सैलिनिटी औसत 35 पीपीटी से काफ़ी ज्यादा 38-40 पीपीटी तक होती है। और लो सैलिनिटी रीजन्स, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक वाटर्स, इक्वेटोरियल बेल्ट। जैसा हमने समझा, आर्कटिक और एंटार्क्टिक में बर्फ पिघलने से और इक्वेटोरियल बेल्ट में भारी बारिश के कारण सैलिनिटी कम होती है। ठीक है। अब देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गहराई के साथ सैलिनिटी कैसे बदलती है। जी, 1 सरफेस लेयर, हाई वेरिएशन। सतह पर बारिश, इवेपोरेशन, नदियों के पानी के कारण सैलिनिटी में बहुत बदलाव आता रहता है। 2 मिडिल लेयर, डिक्रीजिंग सैलिनिटी। ये एक ट्रांजिशन जोन है जिसे हेलोक्लाइन भी कहते हैं। जैसे थर्मोक्लाइन था तापमान के लिए, यहाँ गहराई के साथ सैलिनिटी बदलती है, अक्सर ये घटती है। और 3
डीप लेयर, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म सैलिनिटी। गहरे समुद्र का पानी सतह के मौसम से प्रभावित नहीं होता, वो हजारों साल तक एक जैसा रहता है, इसलिए वहां सैलिनिटी लगभग एक जैसी और स्थिर रहती है। तो इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट है हाईएस्ट सैलिनिटी, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, लोएस्ट सैलिनिटी, इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। ये 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन का कोर पॉइंट है। इसे मैप के साथ एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, मैप बनाकर दिखाना बहुत जरूरी है। अब तक हमने महासागरों के तापमान और खारेपन के बारे में पढ़ा। अब हम समझेंगे कि ये महासागर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस। जी, ये इस पूरे चैप्टर का सार है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है क्लाइमेट कंट्रोल। महासागर हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ये सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी को सोख लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। और ओशन करेंट्स इस गर्मी को पूरी दुनिया में फैलाते हैं, जिससे कहीं भी तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होता। जी, इसीलिए हम कहते हैं ओशन रेगुलेटिंग टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट है वाटर साइकिल। हमारा पूरा जल चक्र महासागरों पर निर्भर है। डायग्राम में देखिए, सूरज की गर्मी से इवेपोरेशन होता है, यानी पानी भाप बनता है। यह भाप ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन करती है, यानी बादल बनाती है। और फिर इन्हीं बादलों से रेनफॉल यानी बारिश होती है, जो हमें ताज़ा पानी देती है। इसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है वेदर इन्फ्लुएंस। मौसम पर भी महासागरों का गहरा प्रभाव होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, साइक्लोन्स। बारिश और बादल तो जल चक्र का हिस्सा हैं ही, लेकिन ये जो विनाशकारी चक्रवात यानी साइक्लोन्स होते हैं, हाँ, उन्हें भी अपनी ऊर्जा गर्म महासागरों से ही मिलती है। भारत में जो मानसून आता है वो भी तो महासागरों की ही देन है। सही बात है। चौथा और बहुत जरूरी पॉइंट है मरीन लाइफ सपोर्ट। महासागरों में जीवन का एक विशाल संसार है। फिश, कॉरल, व्हेल, सी प्लांट्स। छोटी मछली से लेकर विशाल व्हेल तक करोड़ों प्रजातियां समुद्र में रहती हैं। और ये न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, बल्कि करोड़ों लोगों के भोजन और रोजगार का साधन भी है। तो इस पूरे सेक्शन का एग्जाम पॉइंट क्या है? ओशंस रेगुलेट क्लाइमेट, सपोर्ट लाइफ एंड कंट्रोल वेदर एंड वाटर साइकिल। ये एक परफेक्ट समरी है। अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि महासागरों के महत्व को समझाइए, तो आपको इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। बिल्कुल। महासागर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारी गतिविधियों ने इन्हें खतरे में डाल दिया है। हमारा आखिरी टॉपिक है एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड कंजर्वेशन, यानी पर्यावरणीय चिंताएं और संरक्षण। और ये आज के समय का सबसे जरूरी टॉपिक है। सबसे बड़ी चिंता है मरीन पोल्यूशन, यानी समुद्री प्रदूषण। इसमें शामिल है प्लास्टिक बॉटल्स, जो समुद्री जीवों के लिए जानलेवा हैं। ऑयल स्पिल, जब जहाजों से तेल समुद्र में फैल जाता है और पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। और इसका नतीजा होता है डेड फिश और बीमार समुद्री जीवन। जी। दूसरी चिंता है वाटर क्राइसिस। आप सोचेंगे कि समुद्र का वाटर क्राइसिस से क्या लेना देना, लेकिन इसका सीधा संबंध है। क्लाइमेट चेंज जो महासागरों को प्रभावित कर रहा है, उससे रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं। और नतीजा है क्रैक्ड लैंड, ड्राई टैप, एम्प्टी बकेट। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी है क्लीनिंग बीच, यानी समुद्र तटों को साफ रखना, ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाना ताकि मिट्टी का कटाव रुके और प्रदूषण कम हो, और सेविंग वाटर, पानी बचाना। ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, कंजर्वेशन मेजर्स, जैसे कि रिड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, सेव वाटर, पानी की बचत, रिसाइकल, चीजों का पुनः उपयोग, और क्लीन ओशंस, मतलब महासागरों को साफ रखने के अभियानों में मदद करना। इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। जी, कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फ्यूचर जनरेशंस। संरक्षण यानी बचाव हमारे अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अनिवार्य है। ये सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट नहीं है, ये एक जीवन का सबक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।